जासूसी मामले में पीएम मोदी से मिलेगा बोस परिवार। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिवार की 20 साल तक जासूसी कराने का आरोप। गडकरी का विवादित बयान। केंद्रीय नितिन गडकरी ने कहा कि देश के किसान सरकार और भगवान पर भरोसा करना बंद कर दें। फ्रांस से 36 राइफल लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। फ्रांस और भारत के बीच 17 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। नवी मुंबई में एक पुलिस अधिकारी पर अपराधियों ने किया हमला। 7 अपराधी पुलिस अधिकारी पर हमला कर हुए फरार। बांद्रा पूर्व उपचुनाव में शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई। मतदान हुआ शुरू। ईवीएम मशीन में बंद होगी राजनेताओं की किस्मत। कांग्रेस और शिवसेना में टक्कर तो एमआईएम की भूमिका भी। नमस्कार, लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय मिश्रा। बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की ओर। एक बड़ी ब्रेकिंग जो मुंबई के बांद्रा पूर्व विधानसभा से निकलकर आ रही है। जी हां, बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव के चलते मतदान हो रहा है, जहां शिवसेना और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक बड़ी खबर बांद्रा पूर्व विधानसभा से, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण राणे के दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नीलेश राणे को खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है, जबकि नीतेश राणे को सांता क्रूज पूर्व के वकोला पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। और वहीं बौखलाए नारायण राणे पहुंचे खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन, जहां उन्होंने दी चेतावनी कि शिवसेना के किसी भी नेताओं की गाड़ियों को वो बांद्रा पूर्व विधानसभा में नहीं घुसने देंगे और पुलिस इसके लिए चाहे जो मन आए वो करे। ये सीधे सीधे चेतावनी नारायण राणे ने दिया है। बांद्रा पूर्व में आपको बता दें, जिस तरीके से गत विधानसभा चुनाव में प्रकाश बाड़ा सावंत भारी बहुमतों से विजयी हुए थे, लेकिन उनके निधन के बाद, उनके अंतकाल के बाद यहां पर दोबारा चुनाव आज हो रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें शिवसेना ने अपने दिवंगत विधायक प्रकाश बाड़ा सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत को बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे, जिस तरीके से गत विधानसभा चुनाव में उन्हें कुड़ाल विधानसभा क्षेत्र जो कोंकण में स्थित है वहां से वो उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वहां से पराजय होने के बाद एक बार फिर नारायण राणे की राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और आज कांग्रेस बनाम शिवसेना की यह लड़ाई बांद्रा पूर्व विधानसभा में देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच सांता क्रूज पूर्व के गोलीबार इलाके में नारायण राणे के सुपुत्र नीलेश राणे, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया यह जा रहा है कि उनके साथ 2 उनके सहयोगी जो बॉडीगार्ड्स थे, बॉडीगार्ड लेकर इस तरह घूमना एक प्रकार से चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है, जिसके चलते नारायण राणे के सुपुत्र और पूर्व सांसद नीलेश राणे को मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है। जिसके बाद बौखलाए नारायण राणे अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे थे खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहां पर जिस तरीके से अधिकारी उपस्थित नहीं थे और उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की है, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर आज की कही जा सकती है, जिस तरीके से बांद्रा पूर्व में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और इसमें सीधे सीधे शिवसेना बनाम कांग्रेस की यह लड़ाई है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है एमआईएम, जिस एमआईएम को 24,000 वोट मिले थे गत विधानसभा चुनाव में और खुद 40,000 वोटों से अधिक हासिल किया था प्रकाश बाड़ा सावंत, जो शिवसेना के उम्मीदवार थे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, उपचुनाव के चलते नारायण राणे के दोनों बेटे अलग अलग इलाकों में देखे गए, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। लेकिन अब सीधे सीधे नीलेश राणे बता रहे हैं कि यह पुलिस की बर्बरता है और राज्य सरकार की तानाशाही है। चूंकि राज्य सरकार में कांग्रेस
माफ कीजिएगा, राज्य सरकार में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और उस सत्ता का सीधे सीधे दुरुपयोग शिवसेना पार्टी कर रही है। चूंकि बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में स्थित है वह मातोश्री बंगला, जहां से शुरू होती है शिवसेना की सियासत, जहां से तय होती है शिवसेना की रणनीति, और उसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है जो प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई कही जा सकती है शिवसेना के लिए। बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र से और इस पूरे मामले में हमसे जुड़ रहे हैं हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर सिंह। जटाशंकर जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी संजय जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, लोग अपने मताधिकारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं। शिवसेना के लिए यह लड़ाई अस्तित्व की है, तो वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण राणे को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन खबर इसी बीच आ रही है कि नारायण राणे के दोनों बेटों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? संजय मैं बताना चाहूंगा, आज चुनाव हो रहा है। 254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं बांद्रा पूर्व विधानसभा में, जिसमें 7 को संवेदनशील बताया जा रहा है, जिसके कारण पूरे विधानसभा में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इस मतदान में न हो। और यह मतदान जो है शिवसेना के लिए काफी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। शिवसेना अपना गढ़ बचाने के लिए अपने सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को लगा कर रखी है कि किसी न किसी इस विधानसभा को, उपचुनाव को जीतकर शिवसेना एक नया संदेश दे कि उसका जो गढ़ है वो कायम रहे। वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे के लिए भी ये अस्तित्व की लड़ाई है। नारायण राणे अपना पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, इस बार वो बांद्रा पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए भी ये मायने रखता है, अगर जीतेंगे तो उनका राजनीतिक कद जो है वो बढ़ेगा। अगर नारायण राणे हारते हैं तो कहीं ना कहीं वो हाशिए पर चले जाएंगे कांग्रेस में, और उनकी बात जो आला कमान पहले नहीं सुन रहे थे, अगर इस बार उनकी चुनाव में हार होती है तो वो हाशिए पर रख दिए जाएंगे। अगर आप बता रहे हैं कि अगर ये चुनाव नारायण राणे हारते हैं तो हाशिए पर चढ़ जाएंगे। नारायण राणे तो पहले से ही हाशिए पर चले गए हैं, चूंकि गत विधानसभा चुनाव में सिंधुदुर्ग से कुड़ाल तालुका से उन्हें उम्मीदवारी दी थी कांग्रेस पार्टी ने और उन्हें भारी बड़े पैमाने पर पराजय का सामना करना पड़ा। तो जो लड़ाई है, क्या ये आपको समझ नहीं आ रहा जटाशंकर कि कहीं ना कहीं से नारायण राणे की राजनीति को समाप्त करने के लिए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है? कुछ इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए संजय, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस में सीएम पद के लिए, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए, फिर मुंबई अध्यक्ष के लिए नारायण राणे समय समय पर अपनी दावेदारी पेश करते थे, लेकिन आला कमान उनकी बातों को अनसुनी करते हुए अपने मन के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए। अशोक चौहान को बनाया गया, निरुपम को बनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं नारायण राणे नाराज नजर आ रहे थे। यही कारण था कि एक खेमा नारायण राणे को बांद्रा पूर्व विधानसभा में आगे कर दिया कि नारायण राणे को चुनाव लड़ाया जाए और उनकी जो क्षमता है फिर से आंकी जाए कि नारायण राणे का जो जटाशंकर, आप बता रहे हैं कि खेमा है। खेमे की यदि बात करें तो खेमा कहां नहीं है? क्या शिवसेना में खेमा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी में खेमा नहीं है, या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में खेमा नहीं है? तमाम राजनीतिक दलों में बाकायदा खेमेबाजी तो देखी गई है, गुटबाजी देखी गई है, और जो ये गुटबाजी है, ये इसका पूरा जो असर है वह चुनाव करीब आते ही सार्वजनिक होने लगता है। और बंडखोरी संजय जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, नारायण राणे शिवसेना से आए हुए हैं। पहली बात तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी तरह जब वो स्वीकारे नारायण राणे को, फिर भी अभी 2 खेमों में बटा हुआ है। नारायण राणे का एक खुद का अलग गुट है अपनी ही पार्टी में, कांग्रेस में, जो दूसरे नेताओं को किसी न किसी तरह से समझाने पे लगा हुआ है कि उन्हें भी मान सम्मान दिया जाए। लेकिन जिस तरह से मान सम्मान कांग्रेस को देना चाहिए वो नारायण राणे को नहीं दे रही है, ऐसा उन्हें लग रहा था पिछले चुनाव, जिसके कारण वो नाराज रह रहे थे। और अब समय पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए नारायण राणे ने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें जीत का पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, और शिवसेना का यह किला उद्ध्वस्त कर पाने में वो पूरी तरीके से कामयाब हो पाएंगे। क्या आपका क्या कहना है इस मामले में?
देखिए संजय जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे 2,65,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें से 1,46,000 के करीब पुरुष मतदाता हैं, 1,18,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है यहाँ पे। और इसमें जो है उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी विशेषकर मुस्लिम समाज के वोटर वो निर्णायक साबित होंगे। इस बार शिवसेना बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना का पलड़ा भारी है। लेकिन नारायण राणे किस तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे? क्या ये तो आने वाला- इसी प्रयास के चलते माना जाए कि उनके दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया है? क्या इसी प्रयास को माना जाए? संजय जी, मैं बताना चाहूंगा, जो मतदान केंद्र होते हैं उससे 150 से 200 किलोमीटर का किमी का दायरा बनाया जाता है मीटर का, कि वहां तक किसी भी उम्मीदवार का या उसके परिजनों का प्रवेश वंचित रहता है, ताकि कोई गड़बड़ी न बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी रहते हैं। तो उस दायरे को अगर कोई लांघता है कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, तो उसको पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ के बाद, इंक्वायरी के बाद उसे फिर छोड़ा जाता है। जटाशंकर, जिस तरीके से हमारे पास खबर आ रही थी कि नारायण राणे के दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन एक खबर जो वकोला पुलिस स्टेशन की है, वहां से उन्हें जाने दिया गया है नीतीश राणे को, लेकिन नीलेश राणे जो हैं वो अभी भी खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में हैं। आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है पुलिस अधिकारियों से इस मामले में? संजय जी, मैं बताना चाहूंगा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक उनके बेटे जो हैं पूर्व सांसद हैं, दूसरे बेटे उनके विधायक हैं, वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं दोनों जन। तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको रोका गया पूछताछ के लिए, उसके बाद छोड़ा गया। नारायण राणे का अभी आरोप है, नारायण राणे का भी मैंने आरोप सुना, मैंने मीडिया में बयान दिया नारायण राणे ने। उन्होंने बताया कि शिवसेना के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे हैं, पुलिस उनको नहीं रोक रही है क्योंकि उनकी सत्ता है, ऐसा आरोप नारायण राणे ने लगाया है। लेकिन नारायण राणे ने यह भी कहा है कि अगर किसी का पिता चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार हो तो क्या उसके बेटे को उस चुनाव क्षेत्र में घूमने का अधिकार नहीं है? इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या नारायण राणे को जिताने के लिए उनके सुपुत्र नीलेश राणे हो या नीतीश राणे हो, क्या उन्हें हथकंडा इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है? देखिए संजय, मैं बताना चाहूंगा, ये राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। कहा जाता है जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसी की होती है। तो सत्ता जिसके हाथ में है, सियासत उसी की चलती है। जिस समय नारायण राणे सत्ता में बैठे थे तो नारायण राणे की बोली चलती थी, अब वो विपक्ष में है तो विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, ये सियासत है। लेकिन अब जीत किसके सिर सेहरा बनेगा जीत का, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये जो चुनावी गणित है ये काफी मतलब पेचीदा होती जा रही है, क्योंकि एमआईएम जो है, एमआईएम तीसरी भूमिका निभा रहा है। अब एमआईएम किसका कितना नुकसान करेगा, को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये दोनों पार्टियों को बड़ा मायने रखेगा। जी, ओवैसी बंधुओं ने भी जनता को संबोधित करते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए थे। साफ तौर पर उन्होंने वोट की अपील की थी जनता से कि एमआईएम के पक्ष में लोग वोट डालें, लेकिन एमआईएम का कोई इतना ज्यादा राजनीतिक पृष्ठभूमि खास करके मुंबई में नहीं है। और जिस विधानसभा में ये उपचुनाव चल रहा है जटाशंकर, ये तो शिवसेना का गढ़ है, और इस शिवसेना के गढ़ में लगातार 4 बार नगर सेवक रहे प्रकाश बाड़ा सावंत, 2 बार विधायक रहे, और ये तीसरा जब ये दूसरी बार जब वो चुनकर आए तो स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दिया, लिहाजा ये उपचुनाव होने जा रहा है। आपने बताया कांग्रेस का जिस तरीके से कुल वोटरों की जो संख्या है जटाशंकर, हमारे पास आंकड़ा है 2,65,079 के आसपास, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या है 1,46,300 के आसपास। वहीं महिला वोटर की बात करें तो 1,18,773 के आसपास है, जबकि कुल मतदान क्षेत्र 254 के आसपास और संवेदनशील मतदान केंद्र है वो 7 के आसपास उसका आंकड़ा है। मुस्लिम बहुल इलाका माना जा रहा है। गोलीबार जो है वो मुस्लिम बहुल बस्ती है, इसके अलावा भारत नगर है, इसके अलावा पटेल नगर की बात करें, ये तमाम इलाके बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। नौपाड़ा वगैरह जो इलाका भी इसी क्षेत्र में आता है। उन इलाकों की स्थिति क्या है? संजय जी, पिछले दिनों जब हमारी लेमन न्यूज की टीम बांद्रापुर विधानसभा के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया तो पब्लिक में काफी नाराजगी देखी गई। पिछले कुछ दिनों से बाला सावंत जी का जब स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था,
तो उस कारण क्षेत्र में विकास कार्य जो थे काफी लटक गए थे, जिसके कारण पब्लिक नाराज दिखाई रही। जैसे गटर की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, या पुनर्विकास, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के स्लम एरिया है, समस्याएं प्रबल है। जी जी, समस्याएं प्रबल है, चाहे गटर की बात हो, सड़क की बात हो, नालों की बात हो, पीने के पानी की बात हो, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत गरीबों के पुनर्वास करने की बात हो, तमाम जो ये मसले हैं वो तो जस के तस हैं। ये कोई पहली बार चुनाव का माहौल तो देखने मिल नहीं रहा। और उस शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे का यह सपना था कि मुंबई के 40 लाख झुग्गियों को हटाकर उस झुग्गियों में रहने वाले लोगों का बकायदा पुनर्वास किया जाए, उनके झुग्गियों के बदले उन्हें मुफ्त फ्लैट मुहैया करवाया जाए। ये जो सपना था वो सपना तो कहीं से पूरा नहीं हुआ। अलबत्ता चुनाव का दौर आता रहा, जाता रहा, सरकारें बदलती रही, लेकिन गरीब जनता को जो मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है। शायद यही कारण है कि कुंठित भाव से लोग अब मतदान के लिए 2 बार नहीं 10 बार सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह का आलम देखा गया जटा कि लोग ज्यादा बड़े पैमाने पर अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे, और खुद नारायण राणे ने पहली बार जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे ये पूछा किसी पत्रकार ने कि आखिर वजह क्या है कि इतनी शांति नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो शुरुआत है, 12-1-2 बजे के आसपास लोग अपने घरों से निकलेंगे। कुल मिलाकर ये पूरी गणित की यदि बात की जाए, आपको क्या लगता है जटा कि जिस तरीके से वोटिंग का जो पैमाना है, क्या प्रकाश बाड़ा सावंत के निधन के पहले जो चुनाव हुआ था उस दौरान जितना प्रतिशत वोटिंग हुई थी, क्या उससे ज्यादा हो सकती है या उससे कम? देखिए संजय जी, बताना चाहूंगा, वोटिंग का जो पैमाना है जिस तरह से सुबह से चल रहा है, तो काफी धीमी गति से वोटिंग संख्या चल रही है। अभी 25% के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है कि अभी तक मतदान हुए हैं। लेकिन एक गति जैसे जैसे शाम होगा, काफी धूप है, धूप में पब्लिक कम निकलती है मतदान केंद्रों पर, तो शाम तक कुछ आंकड़ा है कि 50% के आसपास कहीं मतदान होगा। और ये सामान्य रहेगा क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में सब ताकत लगाई गई है, हर पार्टियों की तरफ से ये ताकत झोंकी जा रही है कि मतदाताओं को जो मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए, ताकि जो उनका मत प्रतिशत का आंकड़ा है वो बढ़े। और यही जीत को सुनिश्चित करेगा। अगर मतदान अधिक होगा तो समझो कि परिवर्तन वहां पे होने की संभावना रहेगी। अगर मतदान सामान्य रहा तो समझिए कि जस की तस, यानी जिसके पास सत्ता थी वो बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। और यदि बात करें तो उम्मीदवारों की बात करें जटाशंकर, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने नारायण राणे को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो तृप्ति सावंत जो दिवंगत शिवसेना विधायक प्रकाश बाड़ा सावंत है उनकी पत्नी है, और शिवसेना ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इसी बीच एमआईएम ने जिसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है वो राजा रहबर खान, जिन्हों 24,000 से ज्यादा वोट मिले थे इससे पहले। तो इनके अलावा 6 अन्य जो उम्मीदवार है वह चुनाव मैदान में है। उनकी स्थिति की यदि बात करें तो उनकी स्थिति के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? संजय जी, जो लड़ाई का मेन त्रिकोणी देखा जा रहा है वो शिवसेना, कांग्रेस और एमआईएम में है। एमआईएम का जो मुस्लिम इलाके हैं उस पर कुछ वर्चस्व देखा जा रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एमआईएम ने 2 सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं अब उसका असर जो है मुस्लिम बाहुल इलाकों में एमआईएम पर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन जो है, कुछ मुस्लिम नेता हैं, एमआईएम से नाराज भी नजर आ रहे हैं कि वो हैदराबाद की जो राजनीति है मुंबई वालों पर थोप रहे हैं और यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है जो एमआईएम। इसके लिए मुस्लिम नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं। भले नाराज हो जटा, भले ही मुस्लिम नेता नाराज हो एमआईएम से, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गत विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाईखला विधानसभा क्षेत्र से जो एमआईएम का उम्मीदवार जीत कर आया है, उसके सामने भी जो उम्मीदवार कांग्रेस के या फिर भारतीय जनता पार्टी के थे वो कमजोर नहीं थे जटा। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बांद्रा पूर्व का विधानसभा क्षेत्र है, मैं यहीं की बात करना चाहता हूं। पिछले जो हुआ था विधानसभा चुनाव हुआ था, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, बाला सावंत ने चुनाव जीता था, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको हराने का काम एमआईएम ने ही किया था। संजय जी, 23,000 वोट एमआईएम के खाते में आए थे और 10,000 के आसपास कांग्रेस के पक्ष में आए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई थी। तो कांग्रेस तो दूर दूर से शिवसेना उम्मीदवार के सामने नहीं थी, और जबकि जो गठबंधन, जो युति शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी, वो पिछले विधानसभा चुनाव में एकला चलो की तर्ज पर चुनाव लड़े थे सभी पार्टियां, चाहे एनसीपी की हो, कांग्रेस की हो, शिवसेना की हो या बीजेपी की हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था महेश पारकर,
जिन्हें बड़े पैमाने पर वोट मिला था, 25,000 के आसपास उन्होंने वोट हासिल किया था, और उनके वोट को यदि उनके वोट को छोड़ दिया जाए तो प्रकाश बाड़ा सावंत अपने दम पर उन्होंने 42,000 के आसपास वोट हासिल किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है। इसका कितना असर पड़ेगा नारायण राणे के इस जो सफलता की जो राह देखने को मिल रही है, जिसका आकलन लगाया जा रहा है, और खुद नारायण राणे के चेहरे पर वह मधुर मुस्कान देखे गए कि वो खुद ये चुनाव जीत रहे हैं। उनके बेटे नीलेश राणे, जिन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया, लेकिन वहां से कुछ मीडिया संस्थानों को फोनों के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि शिवसेना बौखला गई है, और ये पूरी की पूरी सियासत जो है वह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर कर रही है। नारायण राणे के बढ़ते प्रभाव से शिवसेना बौखला गई है, ये कहना था नीलेश राणे का। अब आखिरी सवाल आपसे यह जानना चाहेंगे जटाशंकर कि क्या कारण है कि नीलेश राणे को डिटेन किया गया? देखिए संजय जी, पुलिस का आरोप था कि वो जहां पे मतदान हो रहे थे उसके आसपास के इलाकों में जाके कुछ पब्लिक के साथ वहां पे मौजूद थे, तो पुलिस को ऐसा लगा कि चुनाव के दौरान कुछ माहौल बिगड़ सकता है, इसके लिए वहां से उनको पुलिस स्टेशन लाया गया पूछताछ के लिए, और अभी सूचना मिल रही है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये सत्ता पक्ष के इशारे के पे उनके मतलब आदेश पे गिरफ्तारियां हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा। संजय जी जी बिल्कुल, इन तमाम जानकारी के लिए जटाशंकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा, अपनी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से बांद्रा पूर्व में विधानसभा में यह उपचुनाव चल रहा है, वह इस चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण राणे की पूरी प्रतिष्ठा, पूरा साख उनकी जो है वह दांव पर लगी हुई है। उनका मुकाबला शिवसेना की प्रत्याशी और दिवंगत विधायक बाला सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत से है। इनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन एमआईएम के उम्मीदवार सिराज खान के लिए ओवैसी बंधुओं के जोरदार प्रचार ने मुकाबले को और त्रिकोणीय बना दिया है, और इन तीनों के अलावा 6 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 8 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो इक्के दुक्के लोग ही देखे गए थे चुनाव केंद्र में, मतदान केंद्र में, लेकिन अब लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर बता रहे थे कि 25% के आसपास वोटिंग हुई है, और 15 अप्रैल को इस वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। लेकिन खास तौर पर जो पूरा ये मंजर देखा जा रहा है बांद्रा पूर्व विधानसभा में, वहां पर शिवसेना बनाम कांग्रेस की यह लड़ाई निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस हर वो रास्ता शिवसेना का बंद करना चाहती है जिन रास्तों से शिवसेना की सफलता की राह शुरू होती है। क्या कुछ कहा नारायण राणे ने, ये आइए हम आपको सुनाते हैं। वो भी गलत रास्ते से किया है। वो तो मेरा लड़का है, अरे पिताजी खड़ा है तो ये इधर आएगा ही ना। ऐसा किधर है कि पिताजी खड़ा है तो घर के किसने नहीं आना। और दूसरी बाजू में शिवसेना के सभी मंत्री, सभी विधायक इधर घूम रहे हैं 10-10, 8-8 गाड़ी लेके। खुद उद्धव 10 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। उस पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग चालू है। मगर मैं अभी कहता हुआ आपके सामने, अभी किसी भी बाहर के विधायक मंत्री इस मतदार संघ घूमने के बाद मैं उनकी गाड़ी रोकूंगा, उनको अरेस्ट करने को लगाऊंगा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करो चालू, नहीं तो मेरी कार्रवाई शुरू है। साफ तौर पर नारायण राणे ये चेतावनी दे रहे थे कि जो उचित है वो आप कीजिए, वरना हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। यही नहीं, नारायण राणे ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि शिवसेना के जो विधायक और जो लोग बाहरी क्षेत्र से बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, उनकी गाड़ियों को भी रोकने का काम नारायण राणे और उनके समर्थक करेंगे। फिर चाहे पुलिस जो मन में आए वो करे। कायदा सुव्यवस्था पर यदि प्रश्न चिन्ह लगता है, कायदा सुव्यवस्था यदि बिगड़ती है, तो इसकी जिम्मेदारी नारायण राणे की नहीं होगी। यह साफ तौर पर नारायण राणे का कहना है। उनका कहना है कि जब एक पिता चुनाव मैदान में उतरता है तो क्या बेटे को अधिकार नहीं है उस चुनाव क्षेत्र का जायजा लेने का। और आज खास करके उस
विधानसभा क्षेत्र में यह उपचुनाव होने जा रहा है, जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, शिवसेना का किला कहा जाता है। और इस किले में पहुंचे हैं नारायण राणे, जिनकी राजनीतिक की शुरुआत हुई थी इसी विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर स्थित है शिवसेना का मातोश्री बंगला। और इस बंगले के आशीर्वाद से नारायण राणे बनाए गए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते नारायण राणे ने जय महाराष्ट्र कर दिया शिवसेना को, और शिवसेना से पलायन कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। लेकिन कांग्रेस में लगातार अपार सफलता के बाद नारायण राणे का सपना वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जो मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने देखा था कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इतना तो तय है कि आज का यह चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है। इसमें नारायण राणे की और उनके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन नारायण राणे को पूरा विश्वास है कि 15 अप्रैल को जब चुनावी नतीजे आएंगे, चुनावी रुझान आएगा, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल नारायण राणे को यह चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, चूंकि यह गढ़ शिवसेना का है और यहां से लगातार विधायक प्रकाश बाड़ा सावंत का निधन हो चुका है और उनकी पत्नी तृप्ति सावंत को पार्टी ने चुनावी टिकट दिया है। और चुनाव मैदान में तृप्ति सावंत उतरी हैं और उनके चुनाव प्रचार में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तमाम लोगों ने उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। और अब यह लड़ाई शिवसेना बनाम नारायण राणे है, ना कि शिवसेना बनाम कांग्रेस। वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते चले कि दुनिया के किसी कोने में आप रहे, लेमन न्यूज की खबरों को लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ लॉग ऑन करना होगा www.lemonnews.com। इसके साथ ही लेमन न्यूज पर चलने वाले किसी कार्यक्रम को देखने के बाद कोई भी दर्शक अपने कोई भी विचार हमसे साझा करना चाहता है तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर के SMS बॉक्स में जाकर सबसे पहले आप टाइप करें लेमन न्यूज, उसके बाद स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम टाइप करें और लिख दें अपने मन की तमाम बातों को और भेज दें 56767 पर। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे कुछ नए ताजा अपडेट्स के साथ। बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।